अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद में हूँ मारिया जैतून। नाज़रीन, विफाक का बजट तो आ चुका है। विफाक के बाद आज पंजाब का भी बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन माजी के बरक्स इस मर्तबा मुल्की सियासत में बजट से ज्यादा विफाक और सिंध के माबैन वसाइल की तकसीम पर चलने वाले इल्जाम तराशी अब कशीदगी का रुख इख्तियार कर चुकी है। सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और करप्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोल पड़े। कहा कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के, और कहा कि नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे। इस सारे सियासी मंजरनामे में सिंध में आर्टिकल 140 लगने की भी बातें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे फेटफ में इस वक्त क्या हलचल चल रही है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कुलभूषण यादव के मामले पर क्या हो रहा है। हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि शायद इस मामले पर हुकूमत कुछ नरमी दिखा रही है। ये क्या मामला है, इस तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ सेकंड चंक में ईसा नकवी जो कि आलमी अमूर के माहिर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अदील, सबसे पहले प्रोग्राम का आपसे करूंगी, ये क्या चल रहा है एकदम से विफाक और सिंध में, किस बात पर आग भड़क उठी है? मारिया, ये आग जो है इस बात पर भड़क उठी है कि बिलावल हाउस के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस में आग लगी, मीडिया सेल में आग लगती है, और उसको जो बुझाने वाली गाड़ियां जाती हैं वो वजीर आजम इमरान खान की तरफ से वो भिजवाया जाने वाला सिंध के अवाम के लिए तोहफा होता है। तो यानी ये एक पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है। वो सिंध जो बहुत पहले इस अंदाज में इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ देना चाहिए था, मतलब ये तो तय हो चुका है ना, लोगों के ज़हनों में ये है कि अब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही आनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज तक सिंध में, कराची में क्या काम किए पूरी दुनिया के सामने है। सिर्फ ये फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है, असम्बली मफलूज हो गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये होता है पार्लिमानी निजाम? उन्होंने कहा कि क्या ये होती है हुक्मरानी? उन्होंने कहा कि आप लोग तो नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? ये वो तमाम चीजें हैं जो सारी अवाम के सामने थी, वहां के लोग भी पिस रहे थे। और कराची को तो, चूंकि कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी इतनी बड़ी कोई सपोर्ट बेस थी नहीं, तो इसको हमेशा इसने निगलेक्ट किया, जबकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कराची का होता है। अब यह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी सूरत हाल में एक स्ट्रेटेजी बनाई है। इसको बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है ब्रेन चाइल्ड असद उमर साहब का। असद उमर साहब, अदील, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर मसला कहां है। नईर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नईर साहब, बताइएगा ये अचानक से ये वसाइल की तकसीम के ऊपर आपका क्या मसला चल रहा है? क्यों अचानक से विफाक से मसला हो रहा है? ये अचानक की बात नहीं है। आप देखें, जो डिविजिबल पूल है उसमें प्रोविंसेस के शेयर है, और जो डिविजिबल पूल में सिंध का शेयर है वो वफाक को देना चाहिए। वफाक वो दे नहीं रहा, और फिर जब वफाक नहीं देता तो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं चल पाते। और अभी भी जो हमारा डिविजिबल पूल में शेयर था उसमें से कोई मोर देन 100 बिलियन अभी भी उनकी तरफ ड्यू है। अभी ये फिस्कल ईयर अभी 15 दिन के बाद एंड हो जाएगा, और हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल नहीं पा रहे। हम पे इल्जाम लगते हैं कि ये इन्होंने फंड यूटिलाइज, पेपर से ये फंड ये जरूर एलोकेट करते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं करते। जब फंड हमें ट्रांसफर नहीं होंगे तो हम PSDP को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम डेवलपमेंट ADP को हम कैसे करेंगे, एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है। तो हमारा तो मुतालबा है कि जो डिविजिबल पूल से प्रोविंसेस, ना सिर्फ हमारा, बाकी सूबों का शेयर जो वो नहीं मिल रहा। इवन वो जो शेयर रॉयल्टीज का है KPK में, यहाँ पे गैस का है इशू, वो वेल हेल्थ की जो शेयर है वो नहीं मिल रहा। तो फिर ये तो अब वफाक कलेक्ट करते हैं तो वफाक को देना चाहिए प्रोविंसेस को। नईर बुखारी साहब, क्या ये तशवीश भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त वहां पर जाकर अपने MNAs के जरिए अब ऑपरेट कर रही है और फंड जो हैं उनके जरिए लग रहे हैं, तो यकीनन ये खदशा भी तो जहन में होगा।
देखिए जी, ये मैं तो वैसे लेजिस्लेटर्स को डेवलपमेंट फंड मिलना नहीं चाहिए। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि लेजिस्लेटर्स का काम लेजिस्लेशन है, पॉलिसीज देना है। लेजिस्लेटर्स का काम गली सड़क और नाली बनाना नहीं है। ये जिस इदारे का काम है ये उसी को करना है। और समझ आ गई, ये मैं समझता हूँ कि अगर ये वफाक अपने MNAs को इन्वॉल्व करेगी, ये अमाउंट करेगा इंटरफेरेंस इन दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो तो प्रोविंसेस के पास है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके पास है, एजुकेशन और हेल्थ उनके पास है, तो ये डेवलपमेंट भी उनके पास है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर विन ओवर करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। और फेडरेटिंग यूनिट्स जो इतने हैं, जब तक वो स्ट्रांग इनफ नहीं हो गए, फेडरेशन स्ट्रांग इनफ नहीं होगी। सर 140A की जो बात हो रही है, अब देखें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए इख्तियारात निचली सतह तक तो जाने चाहिए, लेकिन अब इसमें तो खैर तमाम ही सूबे ये नहीं कर पा रहे। लेकिन पाकिस्तान में तो MNAs से ही तवक्को की जाती है। यकीनन ये लेजिस्लेटर जो है इनका काम नहीं है ये करना, लेकिन यही करते हैं। इवन इस्लामाबाद में भी यही इसी तरह ही होता है, ये पैटर्न यही है, पंजाब में भी यही है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये नहीं ला पा रही ये सूबाई हुकूमतें। बिल्कुल, देखें जी, 3rd टियर की गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। सिविक कम्युनिटीज फराहम करना 3rd टियर गवर्नमेंट का काम है। मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मेरे भी कोई मोर देन 50 ईयर्स हो गए इस पॉलिटिक्स में। मैं जाती तौर पे मैं दोनों हाउसेस का मेंबर रहा हूं। मेरी जाती राय यह है कि ये लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है और ना ही उनको। 140A की बात है, उसमें 140 में ए में ये जरूर है कि प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस है वो लोकल बॉडीज जो है सिस्टम करेंगे। लोकल बॉडीज लॉ एग्जिस्ट करते हैं। 140A का बी पार्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब टेन्योर खत्म हो गया अंडर दी प्रोविंशियल लॉज, तो अनाउंस करें इलेक्शंस। लेकिन उसमें बुनियादी बात एक जो है वो बात है सेंसस की। अभी प्रोविंसेस का सेंसस पे ऑब्जेक्शन है और जो 2017 का सेंसस था और उसकी बुनियाद पे जो डिलिमिटेशन हुई वो भी कंट्रोवर्शियल था और वन टाइम उसकी एक्सेप्टेंस थी डिलिमिटेशन की फॉर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। और अभी वो इशू जो है डिलिमिटेशन का, उसका फॉरेंसिक 5% का कराना था, गवर्नमेंट ने ये कमिट किया था, वो फॉरेंसिक भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन जो लोकल बॉडीज के नहीं हो पा रहे, प्रोविंसेस जो कह रहे हैं कि जी जो सेंसस है वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक नहीं है और जब तक सेंसस नहीं होता तब तक बेहतर डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। लेकिन नेर साहब, ये भी तो प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है लेकिन सिंध में तरक्की नहीं हो रही है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो विफाक के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर सकते आप अगर इस पॉइंट की तरफ जाएं तो? देखो, चीफ जस्टिस साहब का फरमाना हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बिलोंग करते हैं प्रोविंस ऑफ सिंध से, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना बेटर रिजल्ट प्रोविंस ऑफ सिंध हेल्थ पे दे रहा है और जितना आज भी मुझे एक बंदे ने KPK ने सिफारिश करवाई कि उधर कराची हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन करवा दें, मुझे डॉक्टर्स ने कहा वहाँ पे इसकी न्यूरो सर्जरी होगी। तो गुजारिश ये है कि इश्यूज का कॉग्निजेंस लेना बिल्कुल चीफ जस्टिस का काम है। जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट है, कोर्ट्स इंश्योर करती हैं, लेकिन वो उसको इक्वली देखना चाहिए। लेकिन सर, फंडामेंटल राइट्स लोगों की भलाई के लिए वफाक और आप कंप्लीट करें तो देना यार। जी प्लीज। यू आर इन हरी, यू नो। वो बात यह है कि हर स्टेट ऑर्गन जो है उसको अपना अपना कारकर्दगी भी देखनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा हो चीफ जस्टिस साहब जरा अपनी हाई कोर्ट्स को भी ऑब्जर्व करें और हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत अच्छा हो कि जो लोअर जुडिशरी है उसकी कारकर्दगी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस श्योरली जो कॉग्निजेंस लिया चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त किया, लोगों की बेहतरी के लिए किया, लेकिन ये बाकी प्रोविंसेस हैं उसको भी एग्जामिन कर लें। मैं समझता हूँ कंपैरेटिव सिंध की जो गवर्नमेंट है उसकी बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन सर लोगों की भलाई के लिए हुकूमत जो वफाक की हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, मिल के क्यों नहीं काम कर सकती? देखिए, हम तो मिलकर करने को तैयार हैं।
लेकिन मिल के काम कैसे हो जब हमारा शेयर वफाक ना दे तो हम क्या काम करेंगे? हमारा जो शेयर बढ़ता है, आप एनएफसी में जो शेयर है उसको जरा कैलकुलेट कर लें कि कितने 100 बिलियन जो हमारा ड्यू शेयर था वो वफाक ने हमें नहीं दिया। तो वफाक हमारे पैसे खा जाए, वह केपीके के खा जाए। केपीके के तो सीधी बोल रहे कि वो इनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उसको अनॉय नहीं करना चाहते इमरान खान को, लेकिन हम तो जवाब दें अपने आवाम को। इसलिए अगर 2013 में जो रिजल्ट था उससे बेटर रिजल्ट 2018 में था, हमारी परफॉर्मेंस थी। हमने अभी रिसेंटली जो कराची में जो इलेक्शन नेशनल असेंबली के जीता, हमारी परफॉर्मेंस थी। इसलिए हम समझते हैं कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन रखना चाहिए, जो प्रोविंसेस के शेयर हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का भी कॉन्फिडेंस दें कि एनएफसी अवार्ड का जो शेयर है उसका शेयर क्यों नहीं सिंध प्रोविंस को मिला। वफाक को वो हदायत करें कि इन पैसों को उनको फराम किया जाए और टाइमली फराम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेर साहब, अपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। अदिल, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, आपको क्या लग रहा है, क्या मसला सिर्फ वसाइल की तकसीम तक का ही है या मसला किसी और लेवल पर है? मिलजुल कर बात करने के लिए कोई रेडी नहीं है? बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेस्परेशन शो हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस अंदाज में चिल्ला रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इनकी सपोर्ट बेस जो है वो हिट हो गई है। इन्होंने कराची में तो काम कभी करवाए नहीं थे। अंदरूने सिंध में जहां पर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर सेहत की सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। पानी नहीं है। असद उमर साहब जो हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। असद उमर साहब ने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई और उसको अब इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो ये है कि ये हमारे घर में आ रहे हैं, ये तो अगले इलेक्शन में हमें टफ टाइम देंगे। ये देखें ना, असद उमर जाते हैं वहां पर आलमगीर खान के हलके में जाते हैं, 13 के करीब हलके हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इन 13 हलकों को, ये सिर्फ कराची और ये गिरदो नवा के जो हलके हैं, इनको टारगेट करके जिस अंदाज में चल रही है, ये 2023 के इलेक्शन की टेंशन है, परेशानी है कि हमने तो यहां पर कोई काम करवाया नहीं है। और ये अब नैयर बुखारी साहब कह रहे थे कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। ये फंड्स तो चलें, इस साल का आपका शिकवा है ना, आप जो पिछले 3 दहाइयों से यहां पर हुकूमत करते आ रहे हैं, तो ये 3 दहाइयों से आपको फंड्स नहीं मिल रहे थे। कोई एक काबिले जिक्र ऐसा कारनामा, मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक वफाक को यहां से भिजवानी पड़ रही हैं, उन गाड़ियों से आपके मीडिया सेल में लगी हुई आग को बुझाना पड़ रहा है। तो ये जो डेस्परेशन है ये नजर आ रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब रोजाना की बुनियाद पे होती नजर आएंगी। उसकी रीजन है क्योंकि अब ये इल्जामात भी लगेंगे वफाक के ऊपर, क्योंकि वफाक ने उस दुखती रग पर हाथ रख दिया, वफाकी हुकूमत ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्को नहीं कर रही थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए जो परेशानी है, अब देखें आज क्या हुआ कि जी ठीक है जी, ये लोग सियासी बातें करते हैं, फवाद चौधरी ने कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा इनके बारे में, मतलब ये इनके बारे में ये कहा कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है यहां। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सवाए सिंध के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, सूरत हाल बदतरीन हो रही है। उन्होंने कहा कि इतने अरसे से आपकी हुकूमत, ये क्या मिला शहरियों को, पूछे ना आप, ये नैयर बुखारी साहब से पूछें, आज पूछें ये सईद गनी साहब से पूछें। फिर वो कहते हैं जी बदकिस्मती है, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से करता है, कोई कनाडा से, ऐसा किसी और सूबे में नहीं है। यानी वो ये जज साहिबान कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। वो फिर वो आज एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि जी वो बजट पेश होना है चूंकि, तो हमें 2 दिन दे दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा बजट तो हर साल पेश करते हैं, मखसूस लोगों के लिए रकम मुख्तस कर देते हैं, बजट तो पिछले साल भी है, लोगों को क्या मिला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त ना सिर्फ वफाकी हुकूमत से जाहिर है खतरा है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है इससे खतरा है कि इस तरह तो अगला जो इलेक्शन है ये हमारी सपोर्ट बेस को हिट कर रहे हैं। अच्छा, इनका अगला लाएअमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाएअमल है वो ये है अंदरून सिंध में जाकर तरक्याती काम। अब ये कह रहे हैं हमें दें, आपको तो आज तक मिलते आए,
फिर आप कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा रुकावट इस वक्त सिंध हुकूमत डाल रही है, क्योंकि बाकी जगहों पे कम से कम कोई डिलिमिटेशन हो रही है। ये जो मर्दमशुमारी है उसको मुतनाजा बनाकर अभी तक डिलिमिटेशन वाले मामलात पर आने नहीं दे रहे। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तो बहुत आगे की बात है। तो ये कह रहे हैं जी कि लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है तरक्याती काम करवाना। नय्यर बुखारी साहब जो हैं वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, ये कहते हैं जी लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है, तो वो भी लेजिस्लेटर्स ही है ना जिनको आप कह रहे हैं दे दें, यानी हमारे सूबाई लेजिस्लेटर्स को दे दें। लोकल गवर्नमेंट आप आने नहीं दे रहे, कह रहे हैं सूबाई लेजिस्लेटर्स को दे दें, और सूबाई लेजिस्लेटर्स मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि आप जो वहां पर इस अंदाज में हुक्मरानी कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद ये कचरे का इशू देख देख के अब तो ये बात मतलब इतना नॉर्मल लग रही है। फिर पानी नहीं मिल रहा, कराची जैसे शहर में पानी नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वहां पर। तो ये इन चीजों में जब ये लोग बहुत सारे नाकाम हो गए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली जो है इसकी वजह से ये डेस्परेट है, बिल्कुल इसकी वजह से ये रिएक्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लबो लहजे में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उनके पास सवाए मुजाहमत करने के इस वक्त कोई हल नहीं है। लेकिन ये इमरान खान डिसाइड कर चुके हैं कि वहां पर जो फंड लगेंगे ये वफाक लगाएगा, और वफाक के ज़ाहिर है उनके जो एमएनएज हैं वो 13 हल्कों पे काम करें, तो ये तो बहुत बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। टफ टाइम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या आप लोग अवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत भी काम कर रही, वफाक भी काम करे, काम तो आप अवाम के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे ईसा नकवी साहब, भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि फेटफ का आगे जो प्लेनरी इजलास होने जा रहा है 21 जून से, उसमें डिसाइड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी एक मीटिंग है, उसकी क्या अपडेट्स हैं वो भी अदील से जानेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आलमी अमूर पर काफ़ी उनकी ग्रिप भी है, बात भी करते हैं उस पर। ईसा, बताइएगा, अभी जो फेटफ का आगे इजलास होने जा रहा है 21 से 25 जून के दौरान, उसमें कहा जा रहा है कि डिस्कस किया जाएगा, पाकिस्तान को भी डिस्कस किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, नहीं रखना है, आगे निकालना है, क्या करना है। लेकिन उससे पहले भी एक मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्या तफसीलात हैं, उसमें क्या डिटेल्स डिस्कस होने जा रही हैं? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हमारे यहाँ दो चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो ICRG का इजलास है जो कल से शुरू हो रहा है, और उसके बाद फिर 21 से 25 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में जो उनके मुख्तलिफ ममालिक, उनके हवाले से एक्शन प्लान्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू करनी है। एक ख़ास चीज़ जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि ज़रूर बात करूँ, ये जो एक ज़ाहिर है कि पॉजिटिविटी अच्छी चीज़ है, मस्बत रहना चाहिए। एक माहौल जो बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तो बस अब ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब फरवरी में इजलास हुआ था तब भी हमने देखा इसी किस्म की गुफ्तगू की गई। उससे पहले जो इजलास होते रहे गुज़श्ता बरस के, एक इजलास तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया, लेकिन तमाम वक्त एक चीज़ हमने देखी है कि हमारा मीडिया जब इसके ऊपर बात करता है, बहुत सारे लोग वो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान बस अब बाहर आ जाएगा। मामला इतना सादा नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है PORP, जिसको पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं, उसमें पाकिस्तान को 40 इकदामात करने का कहा गया था। पाकिस्तान की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, पाकिस्तान ने उसमें से 30 इकदामात, ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदामात हैं जो पाकिस्तान ने उठाने थे। उसमें से 30 जो है उस पर पाकिस्तान की कंप्लायंस है, बड़ी बेहतरीन है। लेकिन ये जो PORP के तहत दिया गया पाकिस्तान को इकदामात थे, इसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया था। पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था वो एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसको APG का है, उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान दिया था। ये एक्शन प्लान बाद में तय हुआ। पहले तो पाकिस्तान को बहुत सारे सवालात जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो खदशात मौजूद थे बैनुल अक़वामी दुनिया को थे, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फिर APG ने पाकिस्तान के साथ बैठकर तय किया कि ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है, ये 27 इकदामात हैं, ये आपने उठाने हैं। उसमें लेजिस्लेशन का काम बहुत सारा है, बहुत एक अथॉरिटी बननी थी, उसका काम था, फिर प्रोसिक्यूशन के मामलात, उसमें से, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान ने बाहर आना है। ये जो 27 नुकात हैं,
पाकिस्तान की सक्सेस क्या है अब तक? पाकिस्तान की सक्सेस ये है कि जो PORP के 40 नुकात थे और ये जो APG के 27 नुकात थे, इनको मर्ज नहीं होने दिया। अगर तो ये मर्ज हो जाते तो उसका ये मतलब होता कि पाकिस्तान ये 10 भी कंप्लीट करेगा और जो अब APG का एक पॉइंट रहता है जिस पर आपकी कंप्लायंस बाकी है उस पर भी करेगा, तब ग्रे लिस्ट से आएगा। अब पाकिस्तान ने जो 26 नुकात हैं, लेजिस्लेशन का काम कर लिया, वो किस तरीके से हुआ हमने देखा। कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत उनके दरमियान क्या कुछ होता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे मेरे से NRO लेने की कोशिश की जा रही है, ये नैब कवानीन में तरामीम करवाना चाहते थे और ये बारगेन की मुस्लिम लीग नवाज ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन अपोजिशन जमातों ने, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल वो कानून साजी हो गई। पाकिस्तान 26 नुकात पर कंप्लायंस कर चुका है। जो एक पॉइंट रहता है वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। अब वो टेक्निकल मामला है। पाकिस्तान में जाहिर है कि फेयर ट्रायल का हक तमाम शहरियों को हासिल है, उनको जो है वो जस्टिस प्रॉपरली सर्व होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुतालबे पर आप जस्टिस को क्रश नहीं कर सकते। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल होना है वो एक प्रॉपर मैनर में होना है। वो जो एक पॉइंट है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ और उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लेस लाइकली है, होपफुल जरूर रहना चाहिए, लेकिन लेस लाइकली इस वजह से है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है उसमें वजह जाहिर है कि सबको मालूम है अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। अगर बहुत रिसेंटली बात कर लें, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सर्वेलेंस के लिए अड्डे फराहम कर दिए जाएं, वो पाकिस्तान देने पर राजी नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है उस पर वज़ीर ख़ारजा ने, जो इसी तरह कौमी सलामती के मशीर हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने बड़ा क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया है। तो लेस लाइकली ज़रूर है, लेकिन जो एक पहले एक तलवार थी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर लटक रही थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पुश कर दिया जाएगा, वो मामला नहीं होगा। वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो लार्जली जो है वो कंप्लाइंट मुल्क हो चुका है। पाकिस्तान ने 26 नुकात पर एक तरफ, 30 पॉइंट्स पर एक तरफ अमल दरामद कर लिया। तो पाकिस्तान को जो भारत की एफर्ट था कि पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस के नतीजे में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, और एक कन्फ्यूजन जिसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये ग्रे लिस्ट में जाने से क्या मसला है जी, ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे तो क्या मसला है। देखें, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जब आपको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया या फिर खुदा न खास्ता आपके मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपके ऊपर जो इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स हैं वो लिमिटेड और महदूद कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं उनकी इंश्योरेंस की जो प्राइस है वो इतना ऊपर चली जाती है कि कोई भी सरमायाकार, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कोई भी कंपनी बिजनेस करते हुए लाख मरतबा सोचेगी कि यहाँ पर तो पैसा डूब जाएगा। ग्रे में भी क्योंकि ये तलवार लटकती रहती है, इस वजह से तो पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, एक तो हम अंदाजा लगाएं कि इस सारे मामले की वजह से वो रुकी रही, और ब्लैक लिस्ट में खुदा न खास्ता कोई मुल्क चला जाता है। डॉलर की प्राइस अभी तो फिर जो है वो एक पॉइंट पर आकर थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रही है। अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस लेता है दुनिया में, जाहिर है कि पाकिस्तान इज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर, बहुत सारे चीजों को लेकर चलता है, वो सारे मसाइल बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। मुझे पूरी ईसा की गुफ्तगू से लग रहा है कि लाइकली चांसेस हैं दैट विल स्टे इन द ग्रे लिस्ट। हाँ जी बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि जो FATF के रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है एक भी पॉइंट अगर ऐसा हो जिस पर लार्जली एड्रेस ना किया जाए तो आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। अच्छा, ब्लैक लिस्ट वाले मामले पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ जो उसके दोस्त खड़े हुए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कौन कौन से दोस्त खड़े हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जो कंसेंसस है वो होगा तो तब कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। कंसेंसस को तोड़ने के लिए 3 वोट दरकार होते हैं, और पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हो गया, तुर्की और मलेशिया यानी शुरू से खड़े हैं, चीन खड़ा है, सऊदी अरब खड़ा है, UAE खड़ा है, GCC ममालिक जो हैं एज अ होल खड़े हैं। ये ग्रुप यानी हमें ये सपोर्ट कर रहा है, GCC ग्रुप भी। तो ब्लैक लिस्ट से तो हम काफी दूर हो गए हैं। मामला है जहां तक ग्रे लिस्ट का, ये मामला इतना आसान नहीं रहा। उसकी एक रीजन है, जो कल से ICRG का इजलास होने जा रहा है, ये इंटरनेशनल कंट्रीज रिस्क गाइड है, ये इस इजलास ने हमें 40 पॉइंट और थमा दिए हैं, और इसका 1.5 साल का वक्त है हमारे पास। ये ICRG के जो पॉइंट्स हैं, ये जो पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियोडिक रिव्यू है, इसमें 40 पॉइंट्स में से हमने 30 पे अमल कर दिया।
इसमें ये कम से कम 1.5 साल का प्लान है, ये पैरेलल चल रहा है। जिस तरह ईसा नकवी साहब ने कहा कि इसमें हमारी ये कामयाबी, हमने इसको मर्ज नहीं होने दिया। अगर मर्ज होने देते तो खुदा ना खास्ता ये हो सकता था कि हम वो 27 के 27 पर अमल कर लेते, इसके बावजूद वो ये कहते जी अब इसमें से भी निकले। तो अब ये एक अलग चीज है। और ये जो ICRG का ये जो पीरियोडिक रिव्यू के जो 40 पॉइंट्स हैं, ये अलग चीज है। और जो एक पॉइंट पे हम अमल क्यों नहीं कर पा रहे, अमल कर रहे हैं लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जाहिर है हमारे आईनी और कानूनी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। हमारा आइन जो है वो फेयर ट्रायल का हक देता है, जो 10A है। और ये नहीं हो सकता कि कोई स्पीडी ट्रायल करके और इस तरह करके किसी को फेयर ट्रायल से महरूम कर दिया जाए। तो उसमें एक और कोशिश पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है कि ऑन साइट विजिट के लिए उनको बोलें कि आकर बताएं, उनको बताया जा सके देखें हमने कितना कुछ कर लिया है। इसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि FATF के अरकान जो हैं वो यहां पर आकर खुद अपनी आंखों से देखें कि कितनी इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो जो एक पॉइंट है, तो आज की खबर बुनियादी तौर पर यह है कि जो 21 तारीख से ऑनवर्ड एक इजलास शुरू होने जा रहा है, उसमें 23 तारीख को इसमें पाकिस्तान का मामला स्पेसिफिकली आएगा। इसमें ग्रे लिस्ट से निकलने के अभी तक चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। ब्लैक लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नहीं जाएगा और यह मामला हो सकता है कि 4 महीने आगे भी जा सकता है। अच्छा ईसा, जैसे अभी अदील ने बात की है दोस्त ममालिक के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे दुश्मन ममालिक भी होंगे जो रोल तो जरूर प्ले करेंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे या ब्लैक लिस्ट में वापस चले जाए। तो उनको मैं चाहूंगी कि वो आप जरूर एड्रेस करें। अच्छा देखिए, हमारे इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तमाम पाकिस्तानियों को ख़ासतौर पर जो बैनुल-अक़वामी मामलात को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे आगाही हो, उनको ज़रूर पता होना चाहिए। देखें ये सारा मामला, ये जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या नॉर्मल सेट ऑफ कंट्रीज़ है, अगर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये आयरनी है बहुत बड़ी कि अगर आप देखें इनके जो रूल्स हैं या पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया गया है कि ये सब कुछ कर लें, आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज दुनिया के पूरे मैप के ऊपर उठा लें, इन ममालिक में से तकरीबन तमाम के तमाम जो आपकी डेवलपिंग वर्ल्ड है वो नॉन कंप्लाइंट है, वो खुद में ये सब कुछ करते हैं। और जो मेंबर ममालिक भी हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उनकी भी 100% कंप्लायंस नहीं है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। ये एक नया फिनोमेना है। 1999 ऑनवर्ड हमने देखा है पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आगाही नहीं थी, ममालिक तो इसके ऊपर काम ही नहीं करते थे। अब हैविंग सेड दैट कि ये खुद ये जितने ममालिक हैं ये सब कुछ उसके ऊपर उसी तरीके से मुकम्मल अमल दरामद नहीं करते, फिर पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान जो है जाहिर है कि इसके पॉलिटिकल रीजंस है। और पॉलिटिकल रीजंस कैसे नजर आते हैं? भारत का मीडिया जाहिर है कि लोगों ने अगर फॉलो किया हो, जो जानते हैं उनके इल्म में होगा कि जब एशिया पैसिफिक ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने पाकिस्तान का मामला उठाया गुफ्तगू के लिए, बाहर उनके जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं। अब इतनी सेंसिटिव इजलास है और पूरी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं अदर देन इंडिया, वो एक चीज के ऊपर जरूर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स फोकस रखते हैं। और इवन पाकिस्तान पाकिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा है बहैसियत एक ऐसे रिपोर्टर के जो रेगुलरली फॉरेन ऑफिस कवर करता है, हमें उस तरीके से कोर्ट टू कोर्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि इजलास में चल क्या रहा है, किसने किसके मुताल्लिक क्या बात की। वहां पर इजलास चल रहा होता है, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा होता है, बाहर भारत का मीडिया मौजूद होता है, उन्होंने DSNG लगाई हुई होती है सैटेलाइट लिंक के जरिए, और वो लगे होते हैं कि पाकिस्तान को ये कह दिया, पाकिस्तान को ये कह दिया, इस मैटर के ऊपर पाकिस्तान की कंप्लायंस नहीं है। और पाकिस्तान को तो कम अज कम 4 मौके पर आप उठा कर देखें, अगर आप कहती हैं मैं बाद में आपको वो इंसिडेंट्स कोट कर दूंगा जहां पर भारतीय मीडिया ने कंफर्म ये कह के खबर दी अपने अंदर बैठे हुए सोर्सेज को कोट करते हुए कि पाकिस्तान का तय हो गया कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया, और नहीं हुआ वैसा। तो इसका मतलब ये है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है और पाकिस्तान को ये मामला जरूर तमाम आलमी फोरम्स और खास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर करना चाहिए। लेकिन एक जाहिर है कि फिर वो मामला आप देख लें कि पेरिस के हवाले से, फ्रांस के हवाले से वो होस्ट कर रहा है, उनकी बड़ी से है इस सारे मामले में। फ्रांस के हवाले से जो रिसेंटली वाकयात हुए पाकिस्तान में, वो भी फिर अगेन टेक्स पाकिस्तान टू अ डार्कर साइड, वो तो सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं करेंगे। बहरहाल ये इस किस्म की सिचुएशन है। और इंडिया
और इंडियन लॉबी पूरी दुनिया में वो किस तरीके से एक्टिवली पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है, उसको मेरा ख्याल है कि इसकी तो एक्सप्लेन बहुत करने की सारे जरूरत नहीं है। इस हवाले से तो बहुत सारी चीजें ऑन एयर भी आ चुकी हैं और ये भी प्रूव हो चुका है इंडिया बहुत से टाइम्स पर जो है वो मिस रिपोर्टिंग भी करता है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे कुलभूषण यादव के मामले पर। एकदम से उसमें क्या मामला तय पा रहे हैं और इल्जाम लग रहा है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत इस मामले में कुछ नरमी दिखा रही है, इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त कुलभूषण यादव का केस भी काफी हाइप में हम देख रहे हैं। अदील, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इस केस के हवाले से, क्योंकि अभी हुकूमत पर भी इल्जाम लग रहा है कि इस केस में शायद हुकूमत कोई नरमी दिखा रही है और अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इनको एनआरओ दिया जा रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हर अहम इशू की तरह इसमें भी अपोजिशन जो है वो सियासत कर रही है और इसमें बाकायदा कुछ लोग तो गलत बयानी कर रहे हैं, बाकायदा गलत बयानी कर रहे हैं, जानते बूझते हुए गलत बयानी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने वाकई इस केस को पढ़ा ही नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ ने क्या कहा था? आलमी अदालत इंसाफ ने यह कहा था कि भारतीय हाजिर सर्विस जो जासूस है कमांडर कुलभूषण यादव, इसको इसके राइट से मुतल्लिक बताना है, काउंसलर एक्सेस से मुतल्लिक जो इसका राइट है, और अपील के मुतल्लिक, और रिव्यू और रिकंसिडरेशन का फोरम आपने इसको पाकिस्तान की अदालतों में देना है। ये आलमी अदालत इंसाफ ने कहा था कि पाकिस्तान की अदालतें ही फैसला करेंगी, ये तय हो गया, एतमाद कर दिया उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों पे। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसको उसके राइट से मुतल्लिक बताया और कहा कि तुम अपील कर सकते हो। कानून मौजूद नहीं था कोई, उस कानून के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। अब ऑर्डिनेंस नहीं आना था तो अपील कैसे करनी थी? कानून मौजूद नहीं था, उसे सजा हुई थी जो दहशतगर्दी का जो मामला है इसमें फौजी अदालत से, उसमें ऑर्डिनेंस आता है और 60 दिन का उसमें वक्त रखा जाता है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है, वफाक कहता है कि इसमें वकील जो है वो मुकर्रर किया जाए, अदालत करे, क्योंकि कुलभूषण ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी रहम की अपील जो है वो इस वक्त जेर इल्तवा है। उसने कहा जी मैंने अपील करनी नहीं है। फिर भारत को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसने कहा कि भारत को हम मौका देते हैं। फिर 1, 2, 3 कई मौके, दर्जन के करीब जो हैं वो मौके भारत को दिए गए कि आकर वो अपने भेजे गए जासूस का मुकदमा लड़ ले, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन भारत को अंदाजा है कि उसे यहां भी सुबकी का सामना करना पड़ना है, वो इससे कतरा रहा है। ये कानून अभी दोबारा क्यों आया कौमी असेंबली में? ये कानून, ये बिल जो है, ये बिल इसलिए आया है, ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुके हैं। भारत ने अभी तक उसी तरह हठधर्मी भारत दिखा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से भारत चाहता है कि ये इंप्लीमेंटेशन ना करे और भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर दोबारा से ये मामला खड़ा कर सके। पाकिस्तान इस पर बहुत सेंसिबल तरीके से चल रहा है और कवानीन पर भी अमल कर रहा है और उसने उसकी कई स्टेजेस पूरी कर दी उन शराइत की, उस फैसले की जो डायरेक्शन थी। लेकिन अपोजिशन यहां भी अनफॉर्चुनेटली सियासत करके गलत बयानी कर रही है। कौन सा एनआरओ मिल रहा है उसको, कुलभूषण को? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अपील का हक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है और वो अपील का हक कानून मौजूद होगा तो उसको मिलेगा। भारत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी बार बार जो दी गई, उसको जो कहा जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है कि आ जाओ, अभी भी आ जाओ, नहीं आ रहा। तो इसमें ये कहां से आ गया जी कि हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ देने जा रही है? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस मामले में बल्कि मैं चाहूंगा ईसा नकवी साहब से भी आप ये पूछें कि ईसा नकवी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अपोजिशन है या तो लाइल्म है, या उन्होंने वो कानून ही नहीं पढ़ा, या उन्होंने वो फैसला ही नहीं पढ़ा, और या वो जानबूझकर ये कर रही है? क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि वो ये जानबूझ के कर रही है और इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। एग्जैक्टली माय क्वेश्चन कि ये तो अब इंटरनेशनल इशू बन चुका है, इसमें तो हमें एज अ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहिए इस केस को, तो मसला क्या है ऑपोजिशन को? देखिए 3 से 4 मामलात हैं जिनमें मेरा ख्याल है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कोरोना वायरस का मसला था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। अब सूबों की अलग-अलग पॉलिसीज होंगी। इस किस्म का मामला, कश्मीर की पॉलिसी हो, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से या भारत के हवाले से पॉलिसी, उसमें जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो कुलभूषण यादव का मामला है, बात यह है कि आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अदील वड़ाई साहब, आपने वहां जाकर केस कवर किया है। आप हेग में मौजूद थे, आलमी अदालत इंसाफ में, आपने वो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, बाहर होने वाली गुफ्तगू देखी है। जिस वक्त ये मामला भारत वहां पर लेकर जा रहा था, उस वक्त जो हुकूमत थी वो आज तनकीद कर रही है,
उन्होंने जुरिस्डिक्शन तस्लीम की आलमी अदालत इंसाफ की इस मामले पर। उस वक्त पाकिस्तान के पास मौका था क्योंकि पाकिस्तान का कौंसलर रसाई का भारत के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट मौजूद है और उसमें यह शिक मौजूद है कि अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो तो होस्ट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि सेंसिटिविटी ऑफ मैटर की वजह से आप उसको कौंसलर रसाई ना दें। आपने कौंसलर रसाई पहले तो ना देने का फैसला किया। बहुत सारे लोग ये व्यू रखते हैं कि आपको कौंसलर रसाई उसी वक्त दे देनी चाहिए थी। भारत जा ही ना सकता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत से उस वक्त पाकिस्तान अगर कहता है कि हम आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं करते, हम नहीं मानते कि आप इस मामले के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई फैसला कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक बायलैटरल मैकेनिज्म मौजूद है। माजी में अमेरिका, भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात पर आईसीजे की जुरिस्डिक्शन जिन्होंने तस्लीम नहीं की। आपने वो फैसला कर लिया, आप चले गए। अब जब आप चले गए और आपने उसकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली, अब जो आईसीजे का फैसला है कि आप उसको काउंसलर रसाई दें, आप कुलभूषण जाधव को जो है वो इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का उसकी सजा के हवाले से मौका फराहम किया जाए। अब अगर पाकिस्तान उस पर कंप्लायंस नहीं करता, पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को नहीं मानता, तो क्या आप अपने आप को रोग स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं? पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, आलमी बिरादरी का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, जो उनकी अमन मिशंस हैं, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल स्टेचर मौजूद है, मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान बात करता है। अब क्या टैग लगवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को नहीं मानता? अब वो मानना मजबूरी है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? यही तरीक़ाकार होगा ना। फिर जो तनकीद है, जाहिर है कि तनकीद फिर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। हमें तो ये भी याद है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके दौर में दफ्तर खारजा तक को कहा हुआ था कुलभूषण सारे मामले में। तो आपको लगता है अगर हम लैक करेंगे तो हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी डैमेज हो सकता है? जाहिर है कि पाकिस्तान अगर उसके ऊपर देखें अमल दरामद नहीं करता। आपने किया क्या? आपने एक ऑर्डिनेंस लाया, वो लैप्स कर गया, आपने दोबारा दिया, वो लैप्स कर गया, अब उसके बाद गुंजाइश नहीं रही, अब आप कानून ले आए। भारत को घर तक छोड़कर आना है, ये इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो उस पर जवाब नहीं दे रहा। और भारत ने क्या एतराज उठाया कि हम अपना जो है वो लॉयर भेजेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगा, भारत से आएगा यहाँ पर और आकर जो है वो मुकदमा लड़ेगा कुलभूषण जाधव का। भाई एक कोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें अपेयर होने का, यहाँ पर तो लोअर कोर्ट वाला हायर कोर्ट में नहीं अपेयर हो सकता जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास हायर की अपनी अदालतों में अब बात ये नहीं हो सकता को बाहर से ये इसी किस्म की बात है कि जैसे अयोध्या जो केस है, बाबरी मस्जिद का जो केस है, उस पर मैं चला जाऊं कि मैंने जाकर मुकदमा लड़ना है, ये तो भारत तो तस्लीम नहीं करेगा। वो कहेगा हम कैसे तस्लीम कर लें कि एक पाकिस्तानी जो है वो आकर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़े या कोई और मुकदमा। तो जाहिर है कि ये मसला, फिर उन्होंने कहा हम वो उसमें उलझाते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने स्मार्ट प्ले किया है, आपने उनको कोई मौका नहीं, आपने एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, मुतअद्दिद मरतबा भारत को लिख दिया आए लॉयर को पाकिस्तान के यहाँ से हायर करें, अच्छे से अच्छी लीगल टीम लें, जाकर इसका मुकदमा लड़ें। पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईसा, आपने आज अपना टाइम दिया है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।